हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शन के टाइप्स और इसमें हम 3 टाइप ऑफ रिएक्शन ऑलरेडी पढ़ चुके थे। बचे हुए जो 4 टाइप हैं उसको कवर करने वाले हैं बेटा आज वाले लेक्चर्स में। हमने लास्ट वाले लेक्चर्स में कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ लिया था, डिकम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ लिया था और तीसरी चीज डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन भी पढ़ लिया था, जिसमें दोनों टाइप पढ़ लिए थे, मेटल डिस्प्लेसमेंट और नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद और 4 टाइप ऑफ रिएक्शन हमारे पास रह गई थी, जिसमें एनसीईआरटी में जो जो भी टाइप ऑफ रिएक्शन दे रखी है उसमें केवल हमारा डिस्प्रोपोर्शनेशन बचा हुआ है बेटा। इसके अलावा हम कम प्रोपोर्शनेशन, इंट्रामोलिकुलर और इंटरमोलिकुलर के भी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट देखने वाले हैं हम डिस्प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। एक्चुअल में ये जो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन है, जिस पर बहुत बार क्वेश्चंस मिलते हैं। ठीक, पहले ये समझते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन बाकी सबसे अलग कैसे है। अभी तक हम क्या देख रहे थे, किसी एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा था, किसी एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा था, मतलब कोई एलिमेंट रिडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा था, कोई ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट कर रहा था। लेकिन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में क्या होता है, एक ही एलिमेंट का रिडक्शन भी होगा और एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी होगा और दो अलग अलग प्रोडक्ट बनकर आएंगे। ठीक है, तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन में होता क्या है, सेम एलिमेंट, इसमें क्या होता है, सेम एलिमेंट इज ऑक्सीडाइज्ड, सेम एलिमेंट इज ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड। मतलब जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होता है उसी एलिमेंट का रिडक्शन भी होता है, इज ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड टू फॉर्म टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स, दो अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। एग्जांपल के लिए समझना, जैसे हमारे पास ये रिएक्शन है H2O2 और ये किस में कन्वर्ट हुआ, H2O और O2 में। अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों जगह हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 ही है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ है। एक्चुअल में जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है वो कौन है, ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन का यहाँ -1 है, एक ऑक्सीजन का यहाँ -2 है, एक ऑक्सीजन का यहाँ क्या है, 0। तो दो अलग अलग प्रोडक्ट बन रहे हैं बेटा, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या दिख रहा है, ऑक्सीजन का ही रिडक्शन हुआ है और ऑक्सीजन का ही ऑक्सीडेशन हुआ है। -1 से -2 गया तो एक्चुअल में क्या हो गया, कम हो गया ऑक्सीडेशन नंबर, तो रिडक्शन हो गया। -1 से 0 चला गया तो इंक्रीज हो गया ऑक्सीडेशन नंबर, तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। लेकिन रिडक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला एलिमेंट भी ऑक्सीजन ही है, ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट करने वाला एलिमेंट भी ऑक्सीजन ही है, और ये दो अलग अलग प्रोडक्ट बना रहे हैं। ध्यान रखना है कि दो अलग प्रोडक्ट बनेंगे, अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर में जब वो प्रोडक्ट बनेंगे तभी जाकर वो क्या होगा, डिस्प्रोपोर्शनेशन। कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन क्या होता है, केवल वो एलिमेंट को देखते हैं, दो अलग अलग प्रोडक्ट को नहीं देखते। एग्जांपल के लिए जैसे यहां देखना, Cu+2 और Cu क्या हो जाएगा, ये है 0, ये कन्वर्ट हो गया Cu में। ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है बेटा। क्यों नहीं है, यहां ध्यान देना। एक्चुअल में आपको क्या दिखेगा, +2 से +1 में गया है तो रिडक्शन हुआ है। ठीक है, वहीं पर 0 से +1, सॉरी हाँ, 0 से +1 में गया है तो ये क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। तो इसमें भी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हुआ है, लेकिन इसमें दो रिएक्टेंट अलग अलग है। हमें क्या होना चाहिए, दो अलग अलग प्रोडक्ट दिखने चाहिए। तो एक्चुअल में ये वाली जो रिएक्शन है ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है। समझ में आ गया, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है। तो एक्चुअल में डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होने के लिए दोनों चीजें चेक करनी रहती है। स्टूडेंट्स करते क्या है, सिर्फ एक चीज को ध्यान रखते हैं कि सेम ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हुआ है, सेम ही एलिमेंट का रिडक्शन। लेकिन वो तो नीचे वाली रिएक्शन में भी आपको दिखेगा, कॉपर वाली रिएक्शन में भी कॉपर का ही ऑक्सीडेशन हुआ है, कॉपर का ही रिडक्शन हुआ है, लेकिन दो अलग अलग प्रोडक्ट नहीं है, दो अलग अलग रिएक्टेंट है। तो ऐसी रिएक्शन को हम डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं बोलेंगे, हम उसे बोलेंगे जिसमें दो अलग अलग प्रोडक्ट बनकर आएंगे। समझ में आया बेटा। इसके कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, फिर क्वेश्चंस पर जाएंगे बेटा। ठीक है, हमें एक्चुअल में क्या है, ये जो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है इसके बहुत सारे एग्जाम्पल भी हमें पढ़ने हैं, और ये जो रिएक्शन है इनको आपको याद भी रखना है बेटा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इनके रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनते हैं उन प्रोडक्ट में एलिमेंट का हमें ऑक्सीडेशन नंबर भी पूछ लेता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट रिएक्शन तो एक हमने ये पढ़ लिया, H2O2, ये क्या बनाता है,
H2O प्लस O2। ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल। दूसरी चीज, ये जो रिएक्शन है ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी है और डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी है। क्लियर है? क्योंकि ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन के कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है कि प्रोडक्ट में जो एक एलिमेंट है वो क्या है, एलिमेंटल स्टेट में है और एक ही मॉलिक्यूल ब्रेक होकर उसमें कन्वर्ट हुआ है। हम अभी बैलेंसिंग नहीं पढ़ रहे हैं बेटा, ठीक है? आपको सिर्फ प्रोडक्ट याद रखना है, ठीक? ये हो गया पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? हेलोजेंस के लिए है। हेलोजेंस में कौन कौन से? ब्रोमीन, क्लोरीन, मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये जो तीन हेलोजन है, फ्लोरीन नहीं है, ठीक है? फ्लोरीन इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता। क्यों नहीं करता अभी रीजन समझेंगे। यहां पर X2 X जो सिंबल है वो किसके लिए लिखते हैं? हेलोजेंस के लिए लिखते हैं। तो ये जो हेलोजेंस की जो रिएक्शन होती है ये दो तरीके की डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। सबसे पहले तो ये जो बेस है, बेस के साथ ये रिएक्ट करके डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाते हैं। ये तीनों जो हेलोजेंस है इनका डिस्प्रोपोर्शनेशन हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना, अगर ये कंडीशन अलग होगी, मतलब अगर ये जो बेस है ये कोल्ड एंड डाइल्यूट होगा तो अलग प्रोडक्ट बनाएगा। अगर ये जो बेस है ये हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो ये अलग प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है? तो दोनों कंडीशन में अलग प्रोडक्ट बनते हैं, लेकिन दोनों में ही डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। इसका जो जनरल फॉर्मूला है ये क्या लिखेंगे हम? ये लिख देंगे हम NaX प्लस क्या लिख देंगे? NaOX। यहाँ NaOH है इसीलिए, अगर KOH होता तो वो KX लिख देते हैं, ठीक है? और साथ में क्या रहेगा यहाँ पर? H2O। वैसे यहाँ ध्यान देना बेटा, ये तो कोल्ड एंड डाइल्यूट वाली कंडीशन में है। अगर हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड है तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये NaX प्लस NaXO3 ये हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा? ये H2O। अब ध्यान क्या देना है, दोनों जगह जो ऑक्सीडेशन नंबर जो निकल कर आएंगे वो बिल्कुल ही अलग ऑक्सीडेशन नंबर निकल कर आएंगे। कैसे? यहाँ आपको क्या दिखेगा? NaX हेलोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, NaOX यहाँ हेलोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, जबकि ये मॉलिक्यूलर स्टेट में इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहा होगा? 0। तो 0 से रिड्यूस होके -1 में गया, 0 से ऑक्सीडाइज होके +1 में गया। ठीक है? वैसे ही यहाँ पर क्या हो गया? ये 0 से रिड्यूस होके -1 में गया, 0 से ऑक्सीडाइज होके +5 में गया। तो दोनों जगह अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर बनते हैं, लेकिन दोनों ही रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। यहाँ X लिखा है तो उस X की जगह आप Cl भी लिख सकते हो, Br भी लिख सकते हो, I भी लिख सकते हो। कहने का मतलब क्या है, जैसे अगर ये Cl2 प्लस यहाँ रिएक्शन लिखी हुई रहेगी कौन सी? NaOH कोल्ड एंड डाइल्यूट, इस वाली कंडीशन पर, तो हम प्रोडक्ट क्या बना देंगे? यहाँ पर X की जगह Cl लिख देंगे, NaCl प्लस NaOCl प्लस क्या हो जाएगा? ये H2O। ठीक है? वैसे ही अगर यहाँ पर Cl2 की रिएक्शन हम किसके साथ करा दे? NaOH के, जहाँ पर वो क्या रहेगा? टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड। तो जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा, कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, वहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ प्रोडक्ट क्या लिख देंगे हम? NaCl प्लस NaClO3 प्लस क्या हो जाएगा? H2O। समझ में आ गया? वैसे यहाँ Cl की जगह Br भी लिख सकते थे, Br की जगह I भी लिख सकते थे। तीनों जो हेलोजेंस है सिमिलर तरीके की रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन फ्लोरीन का जो डिस्प्रोपोर्शनेशन है वो नहीं होता बेटा। ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट जो दूसरा एग्जाम्पल है वो नेक्स्ट कौन सा देखना है हमें? फॉस्फोरस का। फॉस्फोरस कैसे एग्जिस्ट करता है? यूजुअली हम उसका मॉलिक्यूलर स्टेट P4 वाला लेते हैं। ये भी बेसिक मीडियम है, मतलब बेस कोई भी हो सकता है, इसलिए मैंने OH- लिख दिया, कोई भी बेस हो सकता है। यहाँ पर ध्यान देना बेटा कि मैं पूरी रिएक्शन को बैलेंस करके नहीं लिख रहा हूँ, सारी चीज़ों को भी नहीं लिख रहा हूँ, मतलब इसके साथ के कैटायन को भी नहीं लिखा है, इसलिए ताकि रिएक्शन में कम चीज़ें रहेंगी तो आप इजीली याद कर सकते हो। और कई बार आपको इस तरीके से आधी अधूरी रिएक्शन लिखी हुई ही मिलती है, तो आपको ये पता रहना चाहिए। तो ये जो फॉस्फोरस है ये कन्वर्ट होता है किस में? PH3 में, और ये होता है H2PO2- में। अगर आप इसके ऑक्सीडेशन नंबर को देखोगे तो P4 मॉलिक्यूलर स्टेट में तो ऑक्सीडेशन नंबर 0, PH3 में आ जाएगा ये -3, H2PO2- में इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +1। तो 0 से रिड्यूस होके -3 में चला गया, 0 से ऑक्सीडाइज होके +1 में चला गया। तो उसी एटम का ऑक्सीडेशन है, उसी एटम का रिडक्शन भी है, उसी एलिमेंट का, और दो अलग अलग प्रोडक्ट बनकर आ रहे हैं। तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो गई। इसके बाद एक सल्फर की भी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। ठीक है? सल्फर की डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कौन सी होती है? एसिड। ये भी बेसिक मीडियम में ही डिस्प्रोपोर्शनेट होता है बेटा। ये OH- के साथ क्या बना लेता है? ये
ये बना लेता है S2 माइनस और बनाता है S2O3 2 माइनस। वैसे तो हमने S2O3 2 माइनस के दो अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर देखे थे, लेकिन अगर एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर को भी देखें तो ये -2 आ जाएगा, ये +2 हो जाएगा। जीरो से डिक्रीज होके -2 पे चला गया, जीरो से इंक्रीज होके +2 पे चला गया। तो सल्फर का ही रिडक्शन है, सल्फर का ही ऑक्सीडेशन है। तो ये भी रिएक्शन कौन सी हो गई? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। समझ में आया बेटा? अब यहाँ ध्यान देना, कई बार दो अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर देखकर लोगों को लग जाता है कि ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। हर बार नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ देखना, अगर मान लेते हैं ये MnO4 माइनस है, ये किसी चीज़ के साथ रिएक्ट कर रहा है और क्या किस में कन्वर्ट हो रहा है? MnO4 2 माइनस, और मान लेते हैं यहाँ दे रखा है MnO2। तो लोगों को ये लग जाता है कि मैग्नीज का ही ऑक्सीडेशन हुआ है, मैग्नीज का ही रिडक्शन हुआ है। ये आधी अधूरी रिएक्शन दे रखी है, लेकिन ऐसा है नहीं इसमें। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +7, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +6, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +4। यहाँ जब जा रहा है तो ये भी रिडक्शन ही है, जब ये इसमें कन्वर्ट हुआ है तो ये भी रिडक्शन ही है। अगर ऐसा कोई एग्जाम्पल आपको दे रखा है तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है बेटा, ठीक है? दिस इज नॉट अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। क्लियर हो गया? समझ में आया क्या? तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकाल कर चेक करना है बेटा। ऐसा नहीं कि आपको बस लग गया कि दो अलग अलग मैग्नीज बन रहे हैं इसका मतलब डिस्प्रोपोर्शनेशन, ऐसा नहीं है। दो अलग प्रोडक्ट होने चाहिए, एक में ऑक्सीडेशन नंबर कम भी होना चाहिए और एक में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना भी चाहिए। समझ में आ गया? जो हमने लास्ट में एक फ्लोरीन वाली रिएक्शन देखी थी, फ्लोरीन रेडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है लेकिन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, ठीक है? उसका रीजन देखेंगे आगे। ये समझ में आ गया बेटा? ठीक है, ये जितने भी मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिख रखे हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ध्यान रखना, यहाँ पर एक्चुअल में ये जो OCl माइनस बनता है इस वाली रिएक्शन में, ये जो NaCl जो बनता है, ये OCl माइनस ब्लीचिंग एजेंट की तरह भी यूज होता है, ठीक है? ये जो यहाँ पर जो आयन है OCl माइनस, ये एक्चुअल में इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग एक्शन। ब्लीचिंग एक्शन किसको बोलते हैं बेटा? ऐसी चीज जो कि कलर को रिमूव करने के लिए यूज हो जाए, जैसे ब्लीचिंग पाउडर जो होता है उसमें भी OCl माइनस आयन होता है, ठीक है? तो ब्लीचिंग एक्शन किसको बोलते हैं? जो कलर को रिमूव करने का काम करें। तो ये कलर को रिमूव करने के लिए ये जो OCl माइनस वाला जो आयन है वो कुछ जगहों पर यूज होता है। क्लियर हो गया? तो यहां पर जो भी रिएक्शंस लिखाई हुई हैं बेटा ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए कौन सी कंडीशंस नेसेसरी हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि हर एक एलिमेंट है डिस्प्रोपोर्शनेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। इसके लिए दो कंडीशन देखना बेटा। सबसे पहली कंडीशन जो है, ठीक है, देखते हैं। सबसे पहली कंडीशन जो है वो क्या है? एलिमेंट शुड नॉट बी इन हाईएस्ट और लोवेस्ट ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर और लोवेस्ट ऑक्सीडेशन नंबर। अगर कहीं पर भी जो एलिमेंट है अगर वो हाईएस्ट और लोवेस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में प्रेजेंट है तो वो कभी भी डिस्प्रोपोर्शनेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता है कि उसी एलिमेंट का रिडक्शन होना है, उसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होना है। अगर वो पहले से ही हाईएस्ट में रहा, जैसे एग्जांपल के लिए MnO4 माइनस, यहाँ मैग्नीज ऑलरेडी +7 में है, तो ये +7 के ऊपर थोड़ी ना जा सकता है, ये ऑक्सीडेशन में तो कभी पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएगा, ठीक है? तो ये कभी भी डिस्प्रोपोर्शनेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इस कंडीशन पर क्वेश्चंस भी आते हैं बेटा। कई बार आपको 4 ऑप्शंस दे देगा और पूछ लेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस कैन नॉट पार्टिसिपेट इन डिस्प्रोपोर्शनेशन। ऐसे ही यहाँ देखना, जैसे ClO4 माइनस है, इसमें क्लोरीन क्या है? +7 ऑक्सीडेशन नंबर में है, ये सबसे हाईएस्ट जो पॉसिबल है उसमें ऑलरेडी आ गया। अब हमें चाहिए डिस्प्रोपोर्शनेशन के लिए कि ये ऑक्सीडेशन में भी पार्टिसिपेट करे और रिडक्शन में भी पार्टिसिपेट करे, लेकिन ये +7 के ऊपर जा सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। तो ये जो आयन है ये भी कभी डिस्प्रोपोर्शनेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। ऐसे ही देखना, Cl माइनस है, अगर Cl माइनस है तो यहाँ पर क्या है? Cl जो है अपने मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर में है। अगर ये मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर में है तो हम चाहते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन भी हो, रिडक्शन भी हो। इसका ऑक्सीडेशन तो हो जाएगा, लेकिन -1 के नीचे कभी -2 या -3 में जा पाएगा क्या? नहीं, मतलब इसका रिडक्शन ही पॉसिबल नहीं है। और अगर इसका रिडक्शन ही पॉसिबल नहीं है तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन पॉसिबल नहीं है। ऐसी अगर सल्फर कभी S2 माइनस में रहा, हम रिएक्टेंट की बात बोल रहे हैं बेटा,
ठीक है, ये रिएक्टेंट नहीं होने चाहिए किसी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में, वो पॉसिबल नहीं है। S2 माइनस ये अपने मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर में प्रेजेंट है। अगर ये अपने मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर में प्रेजेंट है तो क्या कभी ये डिस्प्रोपोर्शनेशन में पार्टिसिपेट करेगा? नहीं, क्योंकि इसका रिडक्शन ही नहीं हो सकता, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। सिर्फ ये नहीं, अगर मान लेते हैं हम Cr2O7 2 माइनस लिखते हैं, ठीक है, तो यहां पर क्या है, ये जो +6 वाला जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है। अगर ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है तो क्या इसके ऊपर कभी जा सकता है क्या? नहीं, ये ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। ठीक है, मतलब क्रोमियम के कारण कभी यहां डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं हो सकता। समझ में आ गया? तो पहली कंडीशन तो ये हो गई कि कोई भी जो एलिमेंट है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए, मतलब एज अ रिएक्टेंट किसी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में होने के लिए हाईएस्ट और लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में नहीं होना चाहिए। ये प्रोडक्ट में आ सकते हैं बेटा, उससे कोई दिक्कत नहीं। किसी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के ये प्रोडक्ट के पार्ट हो सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, किसी रिएक्टेंट के पार्ट नहीं हो सकते इनमें कोई भी हाईएस्ट या लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर वाले। दूसरा, एलिमेंट should show at least 3 different oxidation number, at least 3 different oxidation number, 3 different ऑक्सीडेशन नंबर। तो 3 अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर हर एक एलिमेंट के जिसके भी होंगे वही डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। उसके अलावा ऐसे नहीं कर सकते जिसमें एक ही ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ऐसे एलिमेंट नहीं कर सकते जिसमें 2 ही ऑक्सीडेशन नंबर होंगे। समझ में आया? मतलब जिनके 3 होंगे वही कर सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि एक ऑक्सीडेशन नंबर तो कौन होगा, जैसे हमने अभी H2O2 का एक एग्जाम्पल देखा था, एक ऑक्सीडेशन नंबर तो रिएक्टेंट का होगा और 2 अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर प्रोडक्ट के होंगे। तो यहाँ एटलीस्ट कितने डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर निकल कर आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं। एक तो बीच वाला कोई ऑक्सीडेशन नंबर रिएक्टेंट में रहेगा, उससे बढ़कर एक कोई ऑक्सीडेशन नंबर आएगा और उससे कम होकर कोई ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। तो एटलीस्ट 3 अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर तो होने ही चाहिए डिस्प्रोपोर्शनेशन में। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मान लेते हैं हम फ्लोरीन लेते हैं, ठीक है, फ्लोरीन जो है इसका F2 के केस में ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा और ये किसी भी और एलिमेंट के साथ कंबाइन होगा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 होगा। तो ये जो फ्लोरीन है ये क्या शो कर सकता है? ओनली 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकता है, 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकता है और इसलिए इसमें डिस्प्रोपोर्शनेशन पॉसिबल नहीं है। इसलिए अभी जब रिएक्शन हमने पढ़ा था तो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का लिखा था क्योंकि उसमें 3 या 3 से ज़्यादा भी ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल हो सकते हैं, लेकिन फ्लोरीन के केवल यही 2 ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं। हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि फ्लोरीन केवल बॉन्डेड स्टेट में रहेगा तो -1 दिखाएगा, हाँ खुद के साथ जब बॉन्डेड रहेगा तो 0 हो सकता है। वैसे ही सोडियम जो है ये क्या हो सकता है, जब फ्री स्टेट में रहेगा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो सकता है? 0। जब किसी और के साथ बॉन्ड बना लेगा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा कौन सा रहेगा? +1। तो इसके भी क्या है, केवल 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर है। तो ऐसी चीजें, ये वाले जो एलिमेंट है ये कभी भी डिस्प्रोपोर्शनेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि फ्लोरीन कभी भी रिएक्ट नहीं करेगा, रिएक्शन देगा। जैसे हमने जो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की रिएक्शन देखी थी इससे पहले, वैसे ही ये जो फ्लोरीन है ये NaOH के साथ रिएक्शन देगा जरूर, लेकिन ये डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं देगा। एक्चुअल में ये प्रोडक्ट बनाता जरूर है। ये बनाता क्या है? ये बनता है NaF, ये और होता है OF2 और साथ में बनता है H2O। ठीक है, तो यहाँ अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर देखोगे तो फ्लोरीन का 0 से -1 गया है तो रिडक्शन हो गया है, वहीं पर ऑक्सीजन का -2 से +2 पर गया है तो क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दिख रहे हैं, रेडॉक्स जरूर है, लेकिन जो फ्लोरीन है इसकी रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं होती। समझ में आ गया? मतलब जैसे क्लोरीन और ब्रोमीन आयोडीन इनके लिए जैसे रिएक्शन होती है डिस्प्रोपोर्शनेशन की, इसके लिए नहीं होगी। समझ में आ गया बेटा? तो यहां तक हमने डिस्प्रोपोर्शनेशन से रिलेटेड कौन कौन से कंसेप्ट पढ़ लिए, कौन सी रिएक्शन को बोलेंगे हम डिस्प्रोपोर्शनेशन, ये। इसके बाद नेक्स्ट हमने एग्जांपल्स, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स देख लिया बेटा। तीसरा हमने ये देख लिया कि कंडीशन कौन कौन सी है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन किसी भी एलिमेंट, जब भी कोई एलिमेंट दिया हुआ रहेगा तो उसके डिस्प्रोपोर्शनेशन होने के लिए। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं क्या चीज? MCQs। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला है? HOCl ये बना रहा है HCl और HClO3 इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर को देखें तो यहाँ Cl का हो जाएगा +1,
यहाँ Cl का हो जाएगा -1, यहाँ Cl का हो जाएगा +5। Cl का ही ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, Cl का ही ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, और दो अलग अलग ऐसे प्रोडक्ट बनकर आ रहे हैं। इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। समझ में आया बेटा? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमें बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। खुद से सॉल्व कर सकते हो क्या बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है ये। आप क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर देखोगे तो 0, प्रोडक्ट में अगर देखोगे तो ये आ जाएगा क्लोरीन का +5, ClO3 माइनस है वो, और ये -1 है। ठीक है, इस 5 को देखने की जरूरत नहीं है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए। क्लोरीन का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्लोरीन का ही रिडक्शन हो रहा है, दो अलग अलग प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये डिस्प्रोपोर्शनेशन, पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरे वाली रिएक्शन को डिस्प्रोपोर्शनेशन बोल सकते हैं क्या बेटा? बिल्कुल नहीं। ये किसी को लग सकता है कि ये +2 से +1 जा रहा, रिडक्शन हो रहा है, 0 से +1 जा रहा, ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन ये दो अलग अलग प्रोडक्ट हैं। अगर दो अलग अलग प्रोडक्ट हैं तो ये एक्चुअल में ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं होगी। नेक्स्ट वाले एग्जांपल में अगर देखें तो जिंक ऑक्सीडेशन नंबर 0 से ये +2 में जा रहा है, तो ऑक्सीडेशन कॉपर +2 से 0 में जा रहा है। अलग अलग एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है, बहुत ही सिंपल तरीके से पता चल जाएगा कि डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं है। KClO3 को अगर देखोगे बेटा तो इसमें एक ही मॉलिक्यूल जरूर है, दो अलग अलग प्रोडक्ट जरूर बना रहा है, लेकिन एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नहीं हुआ है। यहाँ पर Cl का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +5, यहाँ Cl का हो जाएगा -1, यहाँ ऑक्सीजन का -2 और ये 0। तो यहाँ Cl का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। अलग अलग एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं है। ठीक है, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं बेटा इसी पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन? नॉट अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन पूछा है, ये एक्चुअल में H2PO2 मान लोगे इसे। ठीक है, अब यहां देखना, P4 ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 0। PH3 में फॉस्फोरस का क्या आ जाएगा? -3। H2PO2 माइनस में क्या आ जाएगा? ये +1। फॉस्फोरस का ही रिडक्शन है, फॉस्फोरस का ही ऑक्सीडेशन है, दो अलग अलग प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब एक्चुअल में क्या हो जाएगा? ये डिस्प्रोपोर्शनेशन। दूसरी रिएक्शन में सल्फर फ्री स्टेट में दिया हुआ है, ये 0 हो जाएगा, ये -2, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो +2। सल्फर का ही रिडक्शन है, सल्फर का ही ऑक्सीडेशन है, दो अलग अलग प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ये भी डिस्प्रोपोर्शनेशन है। नेक्स्ट रिएक्शन को देखते हैं। Cl2 में Cl का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? 0, यहां हो गया -1, यहां हो गया +1। Cl का ही रिडक्शन, Cl का ही ऑक्सीडेशन, दो अलग अलग प्रोडक्ट हैं, ये भी डिस्प्रोपोर्शनेशन। लेकिन ये फाइनल वाली जो रिएक्शन है ये डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं है, इसको तो अभी डिस्कस किया था हम लोगों ने। फ्लोरीन का 0 है, यहाँ पर -1 है, यहाँ फ्लोरीन -1 में ही जाएगा बेटा। एक्चुअल में ऑक्सीजन किस में जाएगा? +2 में जाएगा। समझ में आ गया ये? ठीक, तो एक्चुअल में यहाँ क्या दिखाई दे रहा है कि फ्लोरीन का क्या है? रिडक्शन है, और ऑक्सीजन का क्या है? ऑक्सीडेशन है। समझ में आ गया? तो एक्चुअल में ये वाली जो रिएक्शन है ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है। क्लियर हो गया? तो करेक्ट आंसर हमारा यही हो जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट वाले अब कंसेप्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। एक्चुअल में ये जो कम प्रोपोर्शनेशन है और इसके बाद वाले जो दो और टाइप पढ़ेंगे, इंट्रामोलिकुलर और इंटरमोलिकुलर, इसको एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किया है बेटा, लेकिन आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन मिल सकते हैं, इसलिए हम ये देख रहे हैं। कम प्रोपोर्शनेशन आइडेंटिफाई करना बहुत ही आसान है। सिंपल तरीका क्या है, इसको कैसे याद रखोगे? अपोजिट ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? अपोजिट ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन। जो भी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में हम पढ़ते हैं उसी के प्रोडक्ट को अगर रिएक्टेंट बना दे, रिएक्टेंट के को प्रोडक्ट बना दे, तो क्या हो जाएगा? वो कम प्रोपोर्शनेशन हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है? इसमें टू डिफरेंट रिएक्टेंट होंगे, टू डिफरेंट रिएक्टेंट होंगे। ठीक है, और फाइनली एक प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब वो एक ही ऑक्सीडेशन नंबर में चले जाएंगे, मतलब सेम एलिमेंट। यहां क्या हो जाएगा? सेम एलिमेंट जो है यहां टू डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर में होगा रिएक्टेंट साइड में, टू डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर में रिएक्टेंट साइड में होगा, बट यहां सेम ऑक्सीडेशन नंबर में वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे।
ऐसा जहां पर भी होगा उसे हम क्या बोल देंगे, कम प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारे पास क्या है, एक मान लेते हैं Cu2 प्लस है, प्लस Cu है, और ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Cu+1 में। ये तो यहाँ देखना, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, +2, इसका हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा +1। तो आपको क्या दिखाई देगा, सेम एलिमेंट के दो अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर अब रिएक्टेंट में है, मतलब डिस्प्रोपोर्शनेशन का अपोजिट हो गया। इसी का रिडक्शन होके +1 में चला गया, इसी का ऑक्सीडेशन होके +1 में चला गया। प्रोडक्ट में सेम ही ऑक्सीडेशन नंबर में चला जाएंगे वो दोनों एलिमेंट, मतलब सेम ही एलिमेंट है बट वो दोनों ऑक्सीडेशन नंबर किसी एक सिंगल ऑक्सीडेशन नंबर में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसे क्या बोलेंगे, कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। समझ में आया ये? इसी पर क्वेश्चन कर सकते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन का जस्ट अपोजिट है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। सबसे पहले वाली रिएक्शन कम प्रोपोर्शनेशन होगी क्या बेटा, नहीं, ये तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। एक ऑक्सीडेशन नंबर से दो अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर में प्रोडक्ट में जा रहा है। नेक्स्ट वाली रिएक्शन को देखना, यहां पर ये +2 ऑक्सीडेशन नंबर में है, यहाँ 0 पर है, यहाँ +1 में है। ये दो अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर थे, एक क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है एक का, दूसरे का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। दोनों रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के बाद +1 ऑक्सीडेशन नंबर में ही जा रहे हैं, मतलब ये क्या हो गया, अपोजिट ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन है, ये हो गया कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। समझ में आया बेटा? नीचे वाले तो बिल्कुल ही अलग हैं, दो अलग अलग एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है उसमें। ठीक है बेटा, ये हो गया हमारा कम प्रोपोर्शनेशन। नेक्स्ट देखते हैं ये क्या है, इंट्रामोलिक्यूलर। दो वर्ड्स होते हैं और ये बहुत बहुत बार हमारे सिलेबस में आते रहते हैं। एक होता है इंट्रामोलिक्यूलर, एक होता है इंटरमोलिक्यूलर। इंट्रामोलिक्यूलर का मतलब है एक ही मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, यहां क्या होगा, यहां विद इन वन मॉलिक्यूल। इंट्रामोलिक्यूलर का मतलब क्या होता है, इंट्रा मॉलिक्यूलर, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है विद इन वन मॉलिक्यूल। विद इन वन मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, इसे हम बोलते हैं इंट्रामोलिक्यूलर। तो इसका मतलब क्या होगा, इंट्रामोलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन कहने का मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अलग अलग एलिमेंट में क्या हो जाएगा, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, लेकिन एक ही मॉलिक्यूल में होगा वो। ठीक है, मतलब यहां क्या होगा, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ एटम्स ऑफ सेम मॉलिक्यूल, ऑफ सेम या एटम्स विद इन वन मॉलिक्यूल। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स होंगे उनका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। किसी को लग सकता है ये डिस्प्रोपोर्शनेशन जैसे, नहीं, डिस्प्रोपोर्शनेशन में एक ही एलिमेंट का होना जरूरी है। यहां पर एक ही मॉलिक्यूल के दो अलग अलग एलिमेंट का हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए देखना, जैसे ये KClO3 है बेटा, ये KClO3 का जब डिकम्पोजिशन होता है तो ये कन्वर्ट होता है किस में, KCl में और O2 में। अगर इसके ऑक्सीडेशन नंबर को हम देखें तो यहाँ क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर है +5, ऑक्सीजन का है -2, यहाँ Cl का -1, ऑक्सीजन का 0। क्लोरीन में +5 से -1 गया है, मतलब यहाँ क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। ऑक्सीजन में -2 से 0 गया है, तो यहाँ क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। तो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अलग अलग एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हुआ है, लेकिन ये दोनों एलिमेंट क्लोरीन और ऑक्सीजन एक ही मॉलिक्यूल के अंदर थे। इसे हम क्या बोलते हैं, इंट्रामोलिक्यूलर। समझ में आ गया? तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। अगर आपको डेफिनेशन समझ में आ गया है तो आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंट्रामोलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। कहने का मतलब जिस एलिमेंट में रिडक्शन हो रहा है और ऑक्सीडेशन हो रहा है वो एक ही मॉलिक्यूल को बिलोंग करने चाहिए। सबसे पहले वाले एग्जांपल में देखते हैं, जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0। ये इंक्रीज होके कहाँ, +2 में चला जाएगा, तो जिंक का ऑक्सीडेशन हो गया। वहीं कॉपर का देखेंगे तो ये +2 से 0 में चला गया, इसका रिडक्शन हो गया। तो जिसमें रिडक्शन हो रहा है और जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है ये दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल के पार्ट है। मतलब पहला वाला जो एग्जाम्पल है ये इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं बेटा, AS2S3 में S को उसके ग्रुप के हिसाब से दे देते हैं -2 और उसके हिसाब से फिर आर्सेनिक को आएगा क्या चीज, +3। इस मॉलिक्यूल के लिए ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हमने पहले भी सीखा था। नाइट्रोजन में यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा +5, आर्सेनिक का यहाँ आएगा +5, सल्फर का आएगा यहाँ +6, नाइट्रोजन का आएगा यहाँ पर +2।
अगर इसके ऑक्सीडेशन नंबर को चेक करें तो आर्सेनिक का +3 से +5 इंक्रीज हो रहा है, सल्फर का भी -2 से +6 इंक्रीज हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन वाले मॉलिक्यूल, इस एग्जांपल में क्या दिख रहा होगा कि एक ही मॉलिक्यूल में दो एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। लेकिन जिसका रिडक्शन हो रहा है वो नाइट्रोजन है, वो किसी और मॉलिक्यूल का पार्ट है, मतलब ये भी इंट्रामॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। तीसरे वाले एग्जांपल को देखेंगे तो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा यहाँ +7, यहाँ पर आएगा +4 और यहाँ पर ऑक्सीजन का आएगा 0, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या था -2। तो मैग्नीज का यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, लेकिन ये दोनों एलिमेंट एक ही मॉलिक्यूल के पार्ट है। कहने का मतलब ये वाली जो रिएक्शन है वो एक्चुअल में क्या है, इंट्रामॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन है। क्लियर हो गया बेटा। अब इसके बाद सबसे लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन पर चलते हैं जिसका नाम क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। वैसे तो ये वाले जो रिएक्शंस हैं इनके नाम एनसीईआरटी ने नहीं दिए हैं, लेकिन ये वर्ड का मीनिंग आपको पता रहना चाहिए क्योंकि ये दूसरे चैप्टर में दूसरी चीजें पढ़ने में ये काम आएगा। इंट्रामॉलिक्यूलर कहने का मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, इंटरमॉलिक्यूलर कहने का मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में, ठीक है। तो जहां पर भी आपके पास ये इंटरमॉलिक्यूलर वाला टर्म आएगा, ठीक है, जहां पर भी इस तरीके से इंटरमॉलिक्यूलर लिखा होगा इसका मतलब क्या है, इन बिटवीन टू मॉलिक्यूल, ठीक है। हम दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। तो आगे जाके हम इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में। तो जहां पर भी इंटरमॉलिक्यूल आएगा इसका मतलब की बात, इंटरमॉलिक्यूलर आएगा, हम दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर नाम है, कहने का मतलब क्या है, जो भी एलिमेंट किस में पार्टिसिपेट करेगा, रिडक्शन में, और किस में पार्टिसिपेट करेगा, ऑक्सीडेशन में। जो रिडक्शन वाला जो एलिमेंट है वो किसी और मॉलिक्यूल के अंदर होना चाहिए, जो ऑक्सीडेशन वाला जो एलिमेंट है वो किसी और मॉलिक्यूल का पार्ट होना चाहिए। तो ये प्रेजेंट इन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल, ठीक है, प्रेजेंट इन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल, कहने का मतलब जिसका रिडक्शन हुआ है किसी और मॉलिक्यूल का पार्ट हो, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो भी किसी और मॉलिक्यूल का पार्ट होना चाहिए। समझ में आ गया। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, जैसे अगर ये एक एग्जाम्पल देखते हैं, MnO4 माइनस प्लस ये हो जाता है C2O4 2 माइनस, ये जो है कन्वर्ट किस में हो जाएगा, Mn2 प्लस प्लस C2O4 2 माइनस कन्वर्ट हो जाएगा किस में, CO2 में। अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर को देखें तो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ +7 है, ये डिक्रीज होकर +2 में गया, ये रिडक्शन में पार्टिसिपेट किया, ठीक है। कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, ये किस में जा रहा है, +4 में जा रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन होने वाला जो एलिमेंट है कार्बन वो किसी और मॉलिक्यूल का पार्ट है, रिडक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला मैग्नीज किसी और मॉलिक्यूल का पार्ट है। तो ऐसे दो अलग अलग मॉलिक्यूल जब पार्टिसिपेट करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे, इंटर मॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। समझ में आ गया बेटा। तो इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। दो अलग अलग मॉलिक्यूल के पार्ट होने चाहिए, रिडक्शन वाला एलिमेंट भी और ऑक्सीडेशन वाला एलिमेंट भी। यहाँ देखते हैं, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, प्रोडक्ट में देखेंगे तो यहाँ आएगा +5 -1। एक ही रिएक्टेंट के अंदर है, वो दोनों एक ही एलिमेंट है, इनफैक्ट ये तो डिस्प्रपोर्शनेशन है, क्लोरीन का ही ऑक्सीडेशन हुआ है, क्लोरीन का ही रिडक्शन हुआ है, तो ये इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, यहां पर क्या दिख रहा है, क्लोरीन, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना था, +5, ऑक्सीजन का क्या था, -2। तो यहां पर क्लोरीन डिक्रीज होके -1 में चला गया, ऑक्सीजन इंक्रीज होके 0 में चला गया। जो दोनों एलिमेंट है वो एलिमेंट अलग अलग है लेकिन वो एक ही मॉलिक्यूल के पार्ट है, तो ये इंट्रामॉलिक्यूलर है बेटा, इंटरमॉलिक्यूलर नहीं है। नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल में क्या दिखेगा आपको, यहाँ एक ही मॉलिक्यूल है, जहां एक ही मॉलिक्यूल हो वहां चेक करने की जरूरत ही नहीं, वो इंटरमॉलिक्यूलर हो ही नहीं सकता। सबसे लास्ट वाले एग्जांपल में देखते हैं, AS2S3, अभी थोड़ी देर पहले इसके ऑक्सीडेशन नंबर निकाले थे हमने, सल्फर का -2, आर्सेनिक का +3, नाइट्रोजन का +5। यहीं पर आर्सेनिक का +5, सल्फर का क्या हो जाएगा +6, यहां पर नाइट्रोजन का आएगा +2। हमें क्या दिख रहा है, जो ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो एलिमेंट कौन से हैं, ये दोनों है, सल्फर भी और आर्सेनिक भी। इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है बेटा, इसमें हो रहा है ऑक्सीडेशन, ठीक। अब इसमें अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडक्शन वाले एलिमेंट को देखते हैं। रिडक्शन वाला एलिमेंट कौन है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन +5 से किस में गया, +2 में गया, तो इसका रिडक्शन हुआ।
तो जिन एलिमेंट का रिडक्शन हुआ है वो किसी और मॉलिक्यूल का पार्ट है, जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हुआ है वो किसी और मॉलिक्यूल का पार्ट है। इसका मतलब ये क्या हो गया, इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन हो गया ये फोर्थ वाला। समझ में आ गया बेटा? तो यहां पर हमने जितने भी टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस हैं उनको कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद वाला जो लेक्चर रहेगा वो किस पर बेस्ड होगा बेटा, वो रहेगा बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। एक्चुअल में मोल कंसेप्ट में जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे तो उसमें हमने ये देखा था कि जो रिएक्शंस है उसको हम जनरली बस आसानी से बैलेंस कर पा रहे थे, लेकिन रेडॉक्स रिएक्शन की जो बैलेंसिंग है उसमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। तो उसका क्या क्या मेथड है, कैसे अलग अलग तरीके से हम उसको बैलेंस कर सकते हैं, ये सीखेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में। ठीक है बेटा, तब तक के लिए बाय बेटा।